वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन पे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, वेक्टर्स को हम एल्जेब्रिकली हम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास एक वेक्टर एल्जेब्रा है। किस तरीके से आप वेक्टर्स को ऐड करोगे, किस तरीके से उनके मैग्नीट्यूड को ऐड किया जा सकता है, किस तरीके से उनका रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है, डायरेक्शन फाइंड की जा सकती है रिजल्टेंट की। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन जो आपके पास लॉ है वेक्टर एडिशन का, उसे मैं आज के लेक्चर में समझाऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास देखा जाए कि क्यों हमें पैरेललोग्राम लॉ की ज़रूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों हुई पैरेललोग्राम लॉ की। दूसरी बात, जब हमने ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया था तो अब हमें इसके क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स को इनिशियल होंगे, कंडीशन क्या है आपके पास, नॉर्मली अगर कंडीशन देखें हमने क्या कहा इसमें कि को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स अगर हमारे पास क्या हो रहे हैं, किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। सपोज मैंने बात की कि एक वेक्टर हमारे पास ये है और एक वेक्टर हमारे पास ये है, दिस इज वेक्टर p एंड दिस इज वेक्टर q। दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, आपके पास एक कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं। तो इस केस में इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से किया जा सकता है, तो फिर हमें क्या मिला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं तो ट्रायंगल लॉ में ये कोई स्पेसिफिक केस नहीं है कि दोनों के दोनों कोइनिशियल होते हैं। ठीक है, नॉर्मली रैंडमली आप दो वेक्टर्स को पिक कर देते हो, एक की हेड पे एक की हेड को दूसरे की टेल से आप कनेक्ट कर लेते हो, तो इसके हिसाब से आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और आप कह देते हो कि ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, चलिए, कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट से अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा इनका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इनके बीचों बीच डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन कब, जब आप इन दो साइड्स को कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लो, आपने कह दिया कि इन दो साइड्स की हेल्प से आपने एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया है। तो जैसे ये Q था आपके पास तो ये भी आपके पास Q हो जाएगा, ये P था तो ये भी आपके पास P हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम से अगर मैं इसके लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करता हूँ तो इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला हो जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो ये डायगोनल है हमारे पास R, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, R इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट ऑफ these two vectors will be represented by the longest diagonal formed by these two vectors, right? जो आपके पास ये पैरेललोग्राम का लॉन्गेस्ट डायगोनल है आपके पास, वो क्या शो करेगा, P प्लस Q को। बट अगर मैं P माइनस Q की बात करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डायगोनल हमारे पास हो जाएगा। तो चलिए अब इसका प्रूफ देते हैं। स्टेटमेंट नॉर्मली क्या था आपके पास, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द sides of by the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude as well as direction, then the resultant of these two vectors will be represented by the longest diagonal of the parallelogram formed by these two vectors in magnitude as well as direction। ठीक है, दोनों में मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसलिए बता रहे हैं कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं इसका प्रूफ कहूँ तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, हम इसी जो आपके पास डायगोनल है इसे ही दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें क्या मिलता है आपको, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q।
राइट। आपने क्या कर दिया जी, इससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया है। तो आप क्या कह सकते हो, आपने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया है। ये है आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जिस तरीके से ये Q था आपके पास, ये भी आपके पास Q हो गया है, और ये भी आपके पास क्या हो गया है, P हो गया है। थोड़ा सा इसे और शिफ्ट कर लेते हैं तो अच्छा सा लगेगा, ठीक है। आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, ये तो मैंने बेसिक स्टार्टिंग में समझाया था आपको, तो इसे मैं हटा देता हूँ, और आपके पास जो रिमेनिंग डायग्राम है वो ये वाला है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं ये हो गया हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जिस तरीके से ये वाली साइड आपके पास P हुई इसके करस्पॉन्डिंग, तो आप इसे भी क्या कह सकते हो, या Q कह सकते हो आप। लेकिन मैंने इस P को आगे बढ़ाया और इस पॉइंट से पहले इसे A कह दिया, इसे B कह दिया, इसे C कह दिया, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे D कह दिया, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, E है। तो आपके पास क्या है, ABCE एक पैरेललोग्राम है, जिसे हमने कुछ इस तरीके से सेट किया, और हमने कहा कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है हमारे पास एज पर द स्टेटमेंट, जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस डायगोनल से, और रिजल्टेंट मैंने कहा P के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या है आपके पास, AC क्या है आपके पास R, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया, ट्रायंगल ACD कंसीडर कर दिया, ACD है आपके पास। ये क्या जो आपके पास ट्रायंगल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसमें केस क्या बन रहा है कि दोनों वेक्टर्स आपके पास क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। तो ट्रायंगल ACD की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या कह सकते हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि AD ब्रेक हो रहा है AB और BD में, तो आप इसे क्या कर सकते हो, AB प्लस BD होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आपने AB प्लस BD का होल स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास क्या मिला, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB BD प्लस आपके पास क्या हो गया, CD स्क्वायर, राइट। अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करते हैं हम। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल BCD, तो BCD में क्या होना चाहिए भैया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ रेंज तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो क्या कह दिया इसने कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा, इस वैल्यू को आपने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। तो इसमें क्या था आपके पास, BD स्क्वायर था एक प्लस CD स्क्वायर। मतलब इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के सम को BC स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्या है आपके पास, BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD, ये AC का स्क्वायर आ रहा है। भैया आप देखिएगा, AC आपके पास R है, AB आपके पास P है, BC आपके पास Q है, लेकिन BD आपके पास है नहीं, नॉन। तो आपको इसे नॉन चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे इसी ट्रायंगल में cos थीटा अगर निकालते हो तो cos थीटा क्या आ जाता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपके पास, BD अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपके पास, BC। तो यहाँ से आपके पास BD क्या आ गया जी, BC cos थीटा। अब BD इज इक्वल टू BC cos थीटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD इज व्हाट, BC cos थीटा। तो आप क्या कह सकते हो, आपने यहाँ से इस छोटे वाले ट्रायंगल से वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ गया, ये AC स्क्वायर अब हर एक नॉन वैल्यू में आ गया जो आपके पास पता थी आपको।
तो आपने जस्ट वैल्यू पुट कर दी। ये किस चीज के लिए हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ये। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, आपके पास AC हो गया जी, क्या AC हो गया R, तो ये हो गया आपके पास R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। भैया ABP है, BC आपके पास Q है और cos थीटा एज इट इज। तो यहां से आपके पास क्या निकल चुका है, रिजल्टेंट निकल चुका है। अब आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये, आप इसे या तो लिख सकते हैं, क्या आपके पास आप इसे लिख सकते हो R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, तो इसने क्या कह दिया आपके पास, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो नॉर्मली। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अब बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्शन कि मतलब डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमें देखो डायरेक्शन क्या है, अल्फा है, पी वेक्टर के साथ किस डायरेक्शन पे सेट है। अगर आप रिजल्टेंट की बात करें तो अल्फा, तो आप क्या कह सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा इज, अब ट्रायंगल ACD की बात हो रही है अगेन, तो tan अल्फा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास CD, बेस क्या है आपके पास AD, तो CD अपॉन AD। भैया CD आपके पास नोन नहीं है, लेकिन आप CD को निकाल सकते हो, फिर दोबारा से यही कंसेप्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू ट्रायंगल BCD की ही बात हो रही है, BCD की बात हो रही है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा हो जाता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज CD अपॉन BC। तो यहाँ से आप CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, BC साइन थीटा। ठीक है भाई, CD इज इक्वल टू BC साइन थीटा। तो आपके पास CD की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास BD की वैल्यू भी है, बट आपने क्या कर दिया, CD अभी एज इट इज लिखा, AD को जस्ट ब्रेक कर दिया AB प्लस BD में। ठीक है, AB प्लस BD। तो यहाँ पे CD आपके पास क्या आया हुआ था, BC साइन थीटा, तो आपने क्या लिख दिया, BC साइन थीटा ओवर, ये क्या था आपके पास, अगर हम बात करें तो इसकी AB प्लस BD था आपके पास BC cos थीटा, तो ये AB तो हमें पता है, BD हमने क्या लिख दिया, BC cos थीटा। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास। अब आप वैल्यूज रख सकते हैं, BC की वैल्यू आपके पास क्या है, Q, तो Q साइन थीटा ओवर AB क्या है आपके पास, P प्लस Q cos थीटा। यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर दिया भैया, आपने डायरेक्शन फाइंड कर दी है, tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा ओवर P प्लस Q cos थीटा। ठीक है जी, तो ये था आपके पास क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। अभी आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल समझाता हूँ इससे बेस्ड। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, व्हाट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम। ठीक है, दो इक्वल फोर्स हैं, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, यही कहा इन्होंने, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू द ईदर, व्हाट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में, फोर्सेस के बीच में इंक्लाइनेशन क्या होगा, देखिएगा मैंने कह दिया कि F1 जो है वो P है सपोज नॉर्मली। ठीक है, F2 आपके पास मॉड ऑफ F1 मॉड ऑफ F2, इसने क्या कह दिया कि टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर। ठीक है, तो F1 का मॉड क्या हो जाएगा, P, और F2 का मॉड भी मैंने क्या कह दिया, P। दूसरी बात इसने बोला कि दोनों जब इक्वल, भाई दोनों F1 F2 हैं, ठीक है, और जो ये F1 का मॉड है वो किसके इक्वल है, F2 के मॉड के इक्वल है, और यही किसके मॉड के इक्वल है, रिजल्टेंट हमारे पास फोर्स सपोज F है तो F के मॉड के इक्वल है।
तो आप इन सब का मॉड क्या कह सकते हो, यहाँ से p कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने इसे हटा दिया, डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन दे दी। अब आप क्या कह रहे हैं जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कंडीशन हमारे पास गिवन है तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर प्लस, तो आप यहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख सकते हो f का स्क्वायर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस, राइट, 2f1 f2, भाई दोनों cos थीटा। आपने क्या कर दिया, f1 f2 और f सारे तो p के इक्वल है, ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। ये p स्क्वायर ने ये p स्क्वायर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या टर्म बचेगी जी, आप कह सकते हो आपके पास आ गया है नॉर्मली माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर cos थीटा। p स्क्वायर से p स्क्वायर अगेन कैंसिल, आप क्या कह सकते हो कि cos थीटा आपके पास कितना आ गया, -1/2। और आपको पता है कि -1/2 cos थीटा में कौन सा एंगल है, 120, तो आप क्या कह सकते हो इसे cos 120, तो आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 120 डिग्री। इसका मतलब दो फोर्सेस जब 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगे तो उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। एक क्वेश्चन तो ये है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P, ठीक है। अनदर क्वेश्चन है आपके पास, टू फोर्सेस इक्वल टू, पहला है आपने मैंने कह दिया F1 कह दिया इसे, इसने बोल दिया कि F1 है आपके पास, फर्स्ट फोर्स है आपके पास P और सेकंड है 2P, और F2 है आपके पास 2P, ठीक है। इसने बोला कि इनमें चेंजेस करते हैं, इफ द फर्स्ट बी डबल्ड। अब केस क्या दे दिया इसने, फर्स्ट बी डबल्ड, ठीक है, फर्स्ट को डबल कर दिया एंड द सेकंड बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन and second B increased by 20 न्यूटन। भैया इसने बोला कि फर्स्ट को तो आपने क्या किया, डबल कर दिया, इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट आपके पास क्या हो गया, 2P हो गया, और सेकंड में इसने क्या बोला कि आपने क्या कर दिया, 20 न्यूटन ऐड कर दिया, तो आप क्या कह सकते हो 20 प्लस 2P, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड, ठीक है। और इसने क्या कह दिया, आपके पास हिंट दे दी एक, डायरेक्शन अनऑल्टर्ड, ठीक है। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया गया है। जब डायरेक्शन में आपके पास कोई चेंज नहीं किया गया है तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, मैं कहता हूं कि देखो दोनों केसेस में सपोज मैंने कह दिया 10 अल्फा इज इक्वल टू, सपोज देखो 10 अल्फा में क्या हो जाता है आपके पास, जैसे कि आप रिमाइंड करिएगा, ये P मानते थे हम, ये Q मानते थे, तो आपके पास क्या आ जाता था फॉर्मूला, आपके पास आता था Q साइन थीटा, ठीक है, Q साइन थीटा मतलब 2P साइन थीटा अभी जो करवाया, प्लस सॉरी ओवर P प्लस Q कॉस थीटा, तो P प्लस Q क्या है, 2P कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपके पास है जी फर्स्ट केस, ये वाला केस ये था। अब हम बात करते हैं दूसरे वाला केस। अब इस केस में मैंने कह दिया कि एंगल क्या है जी, 10 बीटा है, और 10 बीटा है तो इसमें Q क्या है आपके पास, 20 प्लस 2P साइन थीटा, ओवर, फिर दोबारा से आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट वेक्टर ये डबल हुआ आपके पास 2P प्लस 20 प्लस 2P कॉस थीटा। देखता हूँ ये रेंज में है या नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं, ठीक है जी। अब इसने बोला कंडीशन क्या है आपके पास, यहां पे सॉल्व कर दूं, देखिएगा, इसने बोला कि 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा। इसने बोला दोनों केसेस में आपके पास कंडीशन क्या थी कि डायरेक्शन अनऑल्टर्ड,
डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, टेन अल्फा किसके इक्वल आना चाहिए भाई, टेन बीटा के इक्वल आना चाहिए। तो आपने नॉर्मली क्या कर दिया, 2p साइन थीटा ओवर p प्लस 2p कॉस थीटा किसके इक्वल डाल दिया जी, 20 प्लस 2p साइन थीटा ओवर 2p प्लस 20 प्लस 2p क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए जी क्या हो रहा है, आसान सी भाषा है, ठीक है, साइन थीटा से आपने साइन थीटा कैंसिल कर दिया और इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। किसी बुक में कोई a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी किया रहता है, लेकिन नहीं, हम नॉर्मली जब हम जिस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर दी, ये 4p स्क्वायर हो गया, 2p की 2p के साथ हुई तो 4p स्क्वायर प्लस 2p 20 प्लस 2p कॉस थीटा, ये आ गया, इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया, 20 प्लस 2p की p के साथ मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 20, इधर लिख देता हूं 20p, ठीक है। नॉर्मली आपने क्या कर दिया, 20 प्लस 2p को मल्टीप्लाई कर दिया, चलो सीधा सीधा p के साथ, प्लस 20 प्लस 2p को मल्टीप्लाई कर दिया 2p कॉस थीटा के साथ, तो ये बन गया आपके पास 2p 20 प्लस 2p, एक मिनट फिर, ठीक है, 2p 20 प्लस 2p कॉस थीटा, भैया 2p 20 प्लस 2p कॉस थीटा यहाँ था, 2p 20 प्लस 2p कॉस थीटा यहाँ है, तो आप इजीली क्या कह सकते हैं जी, आप कह सकते हैं इस टर्म ने इस टर्म को कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग टर्म क्या बची आपके पास, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 20p प्लस 2p स्क्वायर, भैया 2p स्क्वायर इधर ले आओ तो 2p स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, 4p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर आपके पास बच गया विच इज इक्वल टू 20p, p से एक p कैंसिल हो गया, तो आपने क्या देखा, p इज इक्वल टू आपके पास 10 न्यूटन निकल चुका है। तो यही क्वेश्चन था आपके पास कि क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है, और लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मल्टीप्लिकेशन पे बनाऊंगा, कीप वॉचिंग, थैंक यू।